बेटियों के लिए अपनी माँ का आंचल सबसे ज्यादा ठंडा और छायादार होता है। ऐसा कौन सा दुख है, ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो बेटियां अपनी माँ से नहीं कहती। 20 साल जुलेखा ने भी अपने दिल की बात अपनी माँ से कह दी थी। एक छोटी सी बात बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गई, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। मैं हूँ पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि 20-21 साल जुलेखा कॉलेज यूनिफॉर्म में एक ऐसे फुटपाथ से गुजर रही थी जिस पर दुकानें थी और छोटे बड़े पथारे भी लगे हुए थे। ऐन उसी वक्त जब वो एक हेयर ड्रेसर की दुकान के आगे से गुजरी, हेयर ड्रेसर तौलिया झाड़ने के लिए दरवाजे पर आ गया। करीब था कि दोनों में टकराव हो जाता। जुलेखा पीछे हट गई और हेयर ड्रेसर, जो एक खूबसूरत नौजवान था, इंतहाई शाइस्ता अंदाज में माफी तलाफी करने लगा। सॉरी, मैंने देखा नहीं आपको, आपके कपड़े खराब हो गए हैं। जुलेखा ने हेयर ड्रेसर पर एक भरपूर नजर डाली जिसमें एहतजाज भी था और फिर वो आगे बढ़ गई। जुलेखा तो फुटपाथ पर आगे बढ़ गई थी और जब हेयर ड्रेसर दुकान में दाखिल हुआ तो गर्दन मोड़े देखकर देखने वाले कुछ लोगों में से उसका एक साथी भी मौजूद था। उसने 2 उंगलियां जोड़कर हेयर ड्रेसर को इशारा किया, गोया कह रहा हो कि यार क्या लड़की थी। ये यार क्या कंचा लड़की थी, बिल्कुल कंचा। शर्म कर शर्म, शरीफ लड़की थी बेचारी। कोई और होती ना तो शामत आ जाती। ओहो शरीफ, मैं तो कहता हूँ भूल जान के उसका घर उसका भेज दे, इससे अच्छी लड़की तुझे नहीं मिल रही। बाल काट बाल, भाईजान इंतजार कर रहे होंगे, जल्दी फ्री कर भाई को। हो गया भाईजान, ठीक है भाई। कितना पैसा होगा भाई? 200। मैं चाय बोल के आता हूँ, वेट कर, दुकान का ख्याल रख। हाँ हाँ बोल दे, और जरा देख लियो अगले किसी चौक पे क्या पता खड़ी भी हो, तेरा इंतजार कर रही हो। चल ध्यान रखना। ओके। हेयर ड्रेसर कासिम ने कस्टमर की पुष्ट से आईना दिखाकर उसे मुतमईन कर दिया। कस्टमर ने कुर्सी से उतरकर पैसे दिए और चला गया, जिसके बाद हेयर ड्रेसर खामोशी से बाहर निकला, जैसे उसे उम्मीद हो कि वो लड़की उसे फिर नजर आ जाएगी। हेयर ड्रेसर चला गया तो दोस्त ने कुर्सी से एक कागज निकाला और पेंसिल से लड़की का तस्वीराती खाका खींचकर आईने पर चिपका दिया। हेयर ड्रेसर वापस आया तो स्केच देखकर हैरान हो गया। ये क्या? देख, वही है ना? हाँ यार, लग तो वही रही है। बस अब इसका नाम पता चल जाए, वो भी देखिए। ये हटा दो। नहीं, अब बनाई दिए तो लग रहा है मुझे। इस्माइलाबाद की 21 साल जुलेखा 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। बाप का इंतकाल हो चुका था, बड़ा भाई सऊदी अरब में था। अच्छा खासा खुशहाल घराना था जो माँ की सरबराही में चल रहा था। जुलेखा ने हेयर ड्रेसर को राह चलते एक नजर देखा था, लेकिन उसके बाद उसके दिल में गुदगुदी होने लगी थी। वो अब कॉलेज से वापसी पर अक्सर कोई ना कोई बहाना करके हेयर ड्रेसर की दुकान के सामने जरूर जाती थी। दोपहर का वक्त था। जुलेखा फुटपाथ पर चल रही थी। वह इन दुकान के सामने फुटपाथ पर एक ठिये पर रुकी और अपनी पसंद की चीज खरीदने लगी। वो पलट पलट कर कनखियों से दुकान के अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी। जब उसे कासिम दिखाई न दिया तो उसने दुकान में गर्दन डालकर बहाने से कुछ पूछना शुरू किया। यहाँ पर एक फोटो स्टेट की दुकान हुआ करती थी। जी, ये 2-4 दुकान आ गई है। कोई काम था आपको? वो स्केच ने बनाया है, बहुत अच्छा है। नहीं, ये मेरे उस्ताद ने बनाया। ये दुकान भी उन्हीं की है। हेयर ड्रेसिंग का काम करते हैं, लेकिन उनका असल शौक स्केच है। वेरी नाइस। अच्छा, अगर मैं स्केच बनवाना चाहूँ तो वो बना देंगे? कितने पैसे लेंगे? पूछना पड़ेगा जी उनसे, वैसे वो आते ही होंगे अभी। नहीं, मैं फिर आ जाऊंगी। अगर आपके पास उनका नंबर है तो मुझे दे दे, मैं बात कर लूंगी। जी, मैं आपको कार्ड दूंगी। ये लीजिए, उनका कार्ड। कासिम नाम है उनका। एक्चुअली वो मुझे स्केच करने का बहुत शौक है, लेकिन अभी हाथ कच्चा है ना। तो वैसे आपने दुकान कहाँ बताई थी? बस ये 2-4 कदम आ गई है। ठीक है। जुलेखा कासिम की शख्सियत और उसके फन से मुतासिर हो चुकी थी,
लेकिन उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि अगर वो इतना जबरदस्त आर्टिस्ट है तो उसने नाई की दुकान क्यों खोल रखी है। और फिर एक दिन फोन पर जुलेखा ने ये बात पूछी। जुलेखा अपने कमरे में थी, माँ खाना पका रही थी। जुलेखा ने मौका देखकर कासिम को फोन मिला दिया। हेलो जी, कौन? कासिम साहब, आप मुझे नहीं जानते, मैंने आपका नंबर आपकी दुकान से लिया था। जी फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? जुलेखा, मैं यहाँ कॉलेज में पढ़ती हूँ। आप जब दुकान पे नहीं थे, मैं आई थी आपकी दुकान। मैंने वहाँ पर आपके कैश देखे, आपने पैसे खोल थे। लेकिन वो मैंने मुझे भी ना कैश बनाने का बहुत शौक है। आपने साथ में ये बताया था कि आप सिखाते भी हैं। जी सिखाता था, मगर अब नहीं। आप कभी तशरीफ लाएं तो बैठ के बात करते हैं। जी जरूर, मुझे खुशी होगी। आप कभी टाइम मिलेगा फोन कर लीजिएगा। एक बात बताइए, आप इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो ये ना हेयर ड्रेसर की दुकान? जी सब इसी बात पे हैरान होते हैं। क्या नाम बताया था आपने? जुलेखा। जुलेखा जी, जुलेखा जी। असल में बात यह है कि गेसू तराशी भी एक फन है, बस इसीलिए शुरू कर दिया। मैंने काफी खवातीन के गेसू तराशे हैं। अच्छा, वेरी नाइस। कभी आप भी मौका दीजिए, इंतहाई मुनासिब रेट है हमारे। जी जरूर, लेकिन मेरे बाल इस काबिल कहाँ? अरे क्या बात कर रही हैं आप? आपके बाल तो बहुत अच्छे हैं, बस जरा सी ट्रीटमेंट की जरूरत है। आपने कब देख लिया? अरे मैं तो जनरली बात कर रहा था, शहर की लड़कियों के तो बाल वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं। थैंक्स जी। माफी, आप काफी वक्त ले लिया। कभी मौका मिला तो आपको दुकान पे लेकर आना। सौ बिस्मिल्लाह, सौ बिस्मिल्लाह। कॉल खत्म करने के बाद वो बहुत देर तक कासिम के बारे में सोचती रही। कासिम जुलेखा की दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता जुनून की हद तक इश्क में बदल गई। लेकिन उस जमाने में जुलेखा की माँ ने अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता भी तलाश कर लिया था। जैसे ही जुलेखा को पता चला, उसने साफ इनकार कर दिया। एक दिन जुलेखा थकी हारी कॉलेज से लौटी तो माँ उससे लिपट गई। जुलेखा मेरी बेटा मैं आज बहुत खुश हूँ। अरे अम्मा, इतनी खुश हो, लेकिन क्यों, क्या हुआ है? ये खुशी की तो बात है, इतना अच्छा रिश्ता आया है, इतना अच्छा लड़का मिला है, पढ़ा लिखा, समझदार, लंबा चौड़ा, पाकिस्तान आना, दुबई जाना, एक पैसे की तो रेल पेल है उनके यहाँ। अम्मा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिश्ता है किसके लिए? मेरी तो कोई बहन भी नहीं है। अब ज्यादा बन मत। तुम्हारे मरहूम बाप की रूह कितनी खुश होगी जब तेरे भाई को पता चला ना, तो वो सारे काम छोड़कर भागा चला आया। तस्वीर दिखाऊं लाके? अम्मा, उससे पूछ तो लिया होता। हाँ, अब तो इतनी बड़ी हो गई है कि मैं उससे पूछूं। हाँ, इतनी बड़ी हो गई जब तो आप ये शादी करवा रही हैं। मुझे कहीं और शादी करनी है, आप मना कर दें उन लोगों को। ऐसे कैसे मना कर दूं? नसीब को फूटी, अपने नसीब पे क्यों कुल्हाड़ी मार रही है? अरे खानदान में हमारी नाक कटवाएगी क्या? कौन है वो लड़का जिसे तू शादी करना चाहती है? माँ आप देखेंगी ना तो खुश हो जाएंगी। हैंडसम है, पैसे वाला, आर्टिस्ट है वो। ये आर्टिस्ट क्या होता है? अरे माँ, तस्वीरें बनाता है। ओफ मेरी तौबा, यानी कि वो फोटोग्राफर है। इधर उधर जो फिरते रहते हैं ना, उनकी बात कर रही है तू है? अरे होश के नाखून ले। बस जहाँ मैंने शादी की बात कर दी ना, अब वहीं होगी शादी। अब मैंने कह दिया ना, मैं नहीं करूँगी। कैसे नहीं करेगी तू? ठीक है, मैं कासिम के साथ भाग जाऊंगी। तौबा तौबा, इतनी बेशरम हो गई है तू। नसीबों फूटी। ये बता कि वो कमाता खाता कैसे? हेयर ड्रेसर की दुकान है। नाई, यानी कि तू हज्जाम और चमार से शादी करेगी? होश में तो है तू? अम्मा मैं होश में ही हूँ, बस मैंने कह दिया ना, मैं उससे ही शादी करूंगी। देखती हूँ मैं कैसे करेगी तू। चल दफा हो जाए यहाँ से। भाई से नाई मिला? यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। जुलेखा अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। माँ और भाई साफ इनकार कर रहे थे। फिर एक दिन जुलेखा ने घर से भागकर शादी करने का फैसला किया।
लेकिन हुआ कुछ यूं। शब्बीर ने देखा कि शाम के वक्त जुलेखा हिजाब पहने एक रक्शे से उतरी और कासिम की दुकान में पहुंच गई। दुकान में कोई नहीं था। जुलेखा, तुम तो कर देती, बता के तो आ जाती मुझे। बस एक दिन का वक्त है, मुझे कोर्ट मैरिज करने का। हाँ हाँ, कर लेंगे कोर्ट मैरिज, लेकिन कल इतवार है, वैसे ही कोर्ट बंद होगा। और हुआ क्या है? मैंने कल मेरा निकाह रख दिया है, तुम्हारे बाद होने जा रही हूँ। कासिम, कुछ तो करो। तुम मेरी बात ठंडे दिमाग से सोचो, तुम इस वक्त घर जाओ। और वैसे भी तुम कल साफ साफ इनकार कर देना, जब तक लड़की ना चाहे उसकी शादी नहीं हो सकती। भाड़ में जाओ। समझ आ गई मुझे क्या करना। मैं जा रही हूँ और आइंदा तुम मेरी शक्ल नहीं देख सकोगे। मेरी सूरत देखने को भी तरस जाओगे। मेरी बात तो सुनो जुलेखा। जुलेखा ने रक्षा रोका और उसमें बैठकर चली गई। कासिम काफी देर तक परेशानी के आलम में टहलता रहा। कासिम ने जुलेखा का दिल तोड़ दिया था। अब उसका शादी से ही दिल उचाट हो गया था, लेकिन माँ और भाई उसे वास्ते दे देकर शादी पर आमादा कर रहे थे और वो फिर भी मज़ाहिमत कर रही थी। शब्बीर ने देखा कि जुलेखा दुल्हन के रूप में कमरे में बैठी थी और माँ उसके सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, कोई गड़बड़ नहीं करना। बेटा मैं तो यही चाहती हूँ तुम अपने घर में आबाद रहो, खुश रहो। मैंने तेरे लिए अच्छा ही सोचा है। दुल्हन बन गई, आपके और भाई की ख्वाहिश पूरी कर दी। अपने काम हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीती रहे मेरी बच्ची, खुश रहे। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दो। मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ रहेंगी। बस बेटा आने वाले हैं वो लोग, मैं देख कर आती हूँ। जुलेखा ने जबरदस्ती निकाह तो पढ़वा लिया था और माँ के घर से रुखसत भी होकर चली गई थी, लेकिन महीने 2 महीने में ही उकता गई और शौहर को छोड़कर वापस घर आ गई। माँ ने दरवाजा खोला तो बेटी उसके सामने खड़ी थी और वक्त था रात का। रात को सब ठीक तो है? क्या शौहर से झगड़ा हुआ है? जा वापस जा। माँ सांस तो लेने दो। जो होना था वो हो। मैं वहाँ कभी वापस नहीं जाऊँ। कैसे वापस नहीं जाएगी? चल वापस जा, क्या सोचेगा तेरा शौहर? चल वापस जा। बाहर में गया वो शौहर, मैंने कह दिया ना। मैं सोने जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। मेरी बात तो सुन जुलेखा। जुलेखा, जुलेखा बात सुन। जुलेखा दरवाजा खोल। जुलेखा। जुलेखा ने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। माँ दरवाजा पीट पीट कर थक गई, लेकिन जुलेखा ने दरवाजा नहीं खोला। जुलेखा फिर कभी अपने शौहर के पास वापस नहीं गई, बल्कि दोबारा कासिम से राब्ता कायम कर लिया। कासिम भी शर्मिंदा था, लेकिन इस बार उसने ये फैसला किया कि वो जुलेखा से कोर्ट मैरिज कर लेगा। फिर एक दिन जुलेखा घर से भाग गई। पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला और उसकी माँ के हवाले कर दिया। शब्बीर ने देखा कि माँ आग बबूला थी। ये तूने गैर शरई काम किया है। कौन मानेगा इस कोर्ट मैरिज को? मैं मानूंगी अम्मा। कासिम मेरा शौहर है, मैं उसके साथ ही रहूंगी। मैं तुझे चोट से मार दूंगी। देखो अम्मा, पीछे हटो, हाथ मत उठाना मुझ पर। मैं तुझे मौत की नींद सुला दूंगी। देख अम्मा, समझता क्या? अम्मा गला मत दबाओ, अम्मा छोड़ो, अम्मा गलत है। अम्मा मेरे साथ बदतमीजी करेंगे तुम। उस रोज जुलेखा की माँ ने उसका गला इतनी जोर से दबाया कि उसकी मौत वाक़ई हो गई। पुलिस ने जुलेखा की माँ को गिरफ्तार कर लिया। ये है वो महल्ला जहाँ जुलेखा रहती थी और ये हैं थाने के मनाजिर। अफसोसनाक वाकया कल इधर थाना रावलपिंडी पेश आया, जिसमें जो शमा नामी खतून थी, इसने अपनी 21 साल बेटी जुलेखा को गला दबा के मर्डर कर दिया। इसकी जो बिहाइंड स्टोरी ये थी कि इसकी तकरीबन 1.5 माह पहले इसकी वालदा ने शादी हफ्ताबा की थी। लड़की जो है ये अपनी शादी एक वो लड़का है इधर मैनेपुरे का बिलाल, उसके साथ करना चाह रही थी, बिलाल कासम। तो
जब ये शादी से मुझे खिलाफ हुई है तो फिर ये वहाँ से वापस आई है तो ये कासम के साथ चली गई है। फिर इसकी इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, खामन ने पुलिस लड़की को बाजियाब करवाया। उसके बाद कोर्ट में जाकर लड़की ने बयान दिया कि मुझे किसी ने गवाह नहीं किया। फिर इसने कहा कोर्ट से कि मैंने अपनी वालदा के साथ जाना है। इसको वालदा साथ ले आई। घर में आकर भी ये इसकी वालदा जी इसको भेजने पर सरार कर रही थी तुम वापस वहाँ चली जाओ, लेकिन वो लड़की कह रही थी मैंने वहाँ डिवोर्स लेनी है और शादी मैंने उसी कासम के साथ करनी है। इसी बात दोबारा का झगड़ा हुआ तो इसकी वालदा ने इसका गला दबा के मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद ये थाना आई, इसने कहा जी मैंने अपनी बेटी को मर्डर किया है। इसके शॉप पे हमने फिर जाके डेड बॉडी रिकवर की। फिर हमने पीएफआई टीम मंगवाई, वहाँ पे हमने डीएनए सैंपल लिए, वो लेडी को हमने अरेस्ट किया, एफआईआर दर्ज की और इसका डीएनए टेस्ट लाहौर से भी आज करवा दिया गया है। तो इसकी जो एफआईआर है वो पुलिस की मुलजिम में दर्ज की गई है ताकि इसको मैक्सिमम सजा दिया जा सके। शब्बीर ने इस वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया है। यह कत्ल जानबूझकर किया गया था या हालात ने मां को कातिल बना दिया था, इसका फैसला तो अदालत ही करेगी। लेकिन जुलेखा की ये लाश देखकर शब्बीर को इंतहाई दुख हुआ। उसने एक शरई ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन उसे अपनी तरह जीने का हक देने के बजाय उसे कत्ल कर दिया गया, और वो भी उसकी सगी मां ने। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखे। गुर्बत और अफलास में जिंदगी गुजारना एक है, लेकिन इज्जत नफ्स बचाकर जिंदा रहना कोई आसान काम नहीं है। एक ही लुकमे को तरसती जिंदगी किस कदर तल्ख और हैबतनाक हो सकती है, शब्बीर को इस बात का अंदाजा तब हुआ जब उसने टोबा टेक सिंह में नादिया नामी एक औरत को देखा, जिसकी 4 जवान बेटियां थी और एक 7 साला बेटा भी था। शौहर भट्टा मजदूर था और आमदनी का कोई और जरिया नहीं था। बड़ी बेटी की शादी की फिक्र माँ बाप को खाए जा रही थी और फिर ये परेशानी पूरे घर को बर्बाद कर गई। मैं हूँ पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। असगर के घर में किस कदर गुर्बत और वीरानी थी, इसका थोड़ा बहुत अंदाजा इस फुटेज से लगाया जा सकता है जो असगर के आंगन की एक झलक है। शब्बीर ने देखा कि चिलचिलाती धूप में 4 जवान बेटियों का बाप असगर अली ईंटें बनाने में मसरूफ था। उसके हाथ मशीन की तरह काम कर रहे थे और उसके दिमाग में उसकी बड़ी बेटी मधिया के वो आंसू हलचल मचा रहे थे जब वो अपने फटे हुए दुपट्टे की तुरपाई करते वक्त रो रही थी। बाप ने ये मंजर देख लिया था और वो खामोशी से बेटी की तरफ बढ़ा था, मगर बेटी के सर पर हाथ रखकर खुद भी अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। बेटी ने उसी दुपट्टे से अपने आंसू पोंछे थे। चाहिए आपको आटा गुंदा रोटी बना दूं? नहीं, कुछ नहीं बेटा, कितने सुबह है मेरी बेटी। मदिया ने तुरपाई वाला दुपट्टा सर पर डाल लिया और चूल्हा जलाने पहुंच गई। लकड़ियों के धुएं ने उसकी आंखों में मजीद दुख का इजाफा कर दिया। असगर की बीवी जो बाहर थी वो घर में दाखिल हुई। उसने लकड़ियों का गट्ठा जमीन पर फेंका और एक तरफ बैठकर बड़बड़ाने लगी। कोई एहसास ही नहीं है, जिंदगी कट गई। ये जवान हो रही है, कब तक तुम्हारी बैठी रहेंगी? कोई तुम्हें शादी वादी करनी थी या नहीं? अरे हर वक्त तंग करती रहेगी, भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, रहने दो। तुम पूछा तुमने इससे कुछ? किससे? रजिया से। अरे उसकी मुंह में तो जबान तक नहीं है। हुआ क्या? जबान नहीं है, गज भर की जबान है उसकी। तुम्हारे सामने बंदी बनी रहती है। अरे कुछ बताएगी या बड़बड़ाती रहेगी तू? इस दौरान चूल्हे के सामने बैठी मदिया के चेहरे पर झुंझुलाहट और गुस्से के तासुरात उभरते रहे। अरे आपा के बेटे से शादी करने से मना कर रही है ये? हाँ तो ठीक कह रही हो। अबे नशा ही वो है, काम धंधा वो नहीं करता। अच्छा, तो तुम्हारी बेटी कौन सी हूर परी है और इसके लिए आसमान से शहजादा करके आएगा क्या? कोई पायलट इंजीनियर बैठा हुआ है ना इसके इंतजार में। सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रह जाएगी ये। मदिया के जब्त का बंधन टूट गया। अम्मा बस, बहुत हो गया, नहीं करूंगी मुझसे शादी। तू ना मेरी बात कान खोल कर सुन ले, मेरे सामने जबान मत चलाया कर, जिंदा कर दूंगी तुझे। राधिया, आहिस्ता। राधिया बेटा, तुम जैसा चाहोगी वैसी होगा, परेशान मत हो। अच्छा, तो तुमने तो सारी चीजें दे रखी है इसको, तभी तो इसकी जबान खोलती है मेरे सामने। जैसा मैं चाहूंगी वैसा होगा। देखती हूँ मैं कैसे नहीं करती ये शादी। आप शौहर मजीद जब्त न कर सका और गुस्से से दहाड़ने लगा। किसकी जबान से नहीं निकले? बीवी ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन शौहर के तेवर देखकर खामोश हो गई। 18 साला मदिया की शादी पर मियाँ बीवी में न सिर्फ शदीद इख्तिलाफात हुए बल्कि घर का सुकून भी बर्बाद हो गया।
एक तो भूख, अफलास और फिर बेटी की शादी के मामले में झगड़ा। ये वो हालात थे जिसमें अच्छे खासे इंसान का दिमाग खराब होकर रह जाए। मदिया की माँ अपनी बेटी की शादी अपने भांजे से कराना चाहती थी और फिर एक दिन झगड़ा इतना बढ़ा कि माँ इलाका काउंसलर के पास पहुंच गई। एक इंतहाई मुशफिक और समझदार काउंसलर के दफ्तर में मदिया की माँ भी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। मेरे घर में तो आग लगी हुई है, मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरी मदद करें आप। अल्लाह खैर करे, खुलकर बताएं हुआ क्या है। मेरे शौहर ने मुझे बहुत मारा है, मेरे जिस्म पे नील डाल दी और घर से निकालने की धमकियां दे रहा है। ये दोनों बेटियां उसके साथ मिली हुई। झगड़ा किस बात है? मैं अपनी बेटी की शादी भांजे से करना चाहती हूँ। मेरा शौहर इस बात के खिलाफ है। और बेटी क्या चाहती है? वो तो कमअकल बच्ची है, बाप की हाँ में हाँ मिला रही है। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ मेरी बेटी को यहाँ पे बुला और उसे समझा, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी। आप तसल्ली रखें, कुछ भी नहीं है। लफीज खान। जी सर। बेटा इनके घर जाओ, इनके शौहर और इनकी बेटी को बुला लो। बोलो कौंसल साहब ने बुलाया। सही है सर। बीबी जी आप उधर बैठे, वो जैसे ही आ जाते हैं मैं उनसे बात करूँ। काउंसलर के समझाने के बावजूद मियां बीवी के दरमियान इख्तिलाफात कम नहीं हुए। घर जहन्नुम बन गया। बेटी रोज माँ से पिट रही थी लेकिन अपने कजन से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। चिलचिलाती धूप में मजदूरी करते हुए मदिया के मजदूर बाप ने माथे से पसीना पोंछा और उठकर एक दरख्त की छांव में कुछ देर सस्ताने के लिए बैठ गया। उसके जहन में शोलों में घिरा हुआ घर था जहाँ कोई लम्हा चीखो पुकार और मार कुटाई से खाली नहीं था। वो चुड़ैल, तू काम वाम भी कर लिया कर घर का। घर में इतना काम वाम पड़ा हुआ, गंदे बर्तन की सफाई पे कौन करेगा? तेरा बाप करेगा आके। जाओ फिर चलो सफाई पाई करो। वैसे भी सारी जिंदगी कुंवारे यही बैठे रहना है तुम। अक्सा से भी कुछ कह दिया करो, हर वक्त कुछ ही नहीं बोला करो। कहाँ है ये नामुराद अक्सा? वो तो घर में पैर ही नहीं टिकते उसके तो। हाँ तो तुमने घर को जहन्नुम जो बना रखा है, कौन टिकेगा इस घर में? हाँ हाँ बोल बोल अपने बाप की जबान। मैं तो पागल दीवानी हो गई हूँ ना। पागल नहीं, तुमसे तो डर लगने लगा है मुझे। क्या? बोल ना अपने बाप की जबान बोल। फालतू। इसी दौरान 16 साल अक्सा भी सहमी दुखी घर में दाखिल हुई। उसके पाँव में चप्पल तक नहीं थी। ओहो मैडम जी आ गई। कहाँ गई थी? हमारा गलती करने। अब खाना मांगो मुझसे, पका पकाया खाना कहाँ है अम्मा? लोग एक काम करो, मुझे नोट के खा जाओ। अरे अम्मा ठीक क्यों रही है? बराबर वाली ने झाड़ू पोछे के लिए बुलाया था, वहाँ गई थी। ये ले पैसे। अक्सा ने मुट्ठी खोल दी। 100 का नोट जो मुट्ठी में गीला हो गया था जमीन पर गिर पड़ा। अक्सा नजरों से ओझल हो गई। माँ नोट उठाने के लिए आगे बढ़ी, उसे ठोकर लगी तो गिर पड़ी। बड़ी बेटी मदिया ने माँ को उठाया। माँ अपनी बेटी से लिपटकर ज़ारो क़तार रोने लगी। लगी तो नहीं ना? दिखाओ। देख मदिया, मेरी बच्ची, मेरी बात मान ले। गरीब घराने की लड़कियों के अच्छे रिश्ते नहीं आते बेटा। कहाँ से आएगा तेरा रिश्ता? क्या बुराई है उस लड़के में? वो सिर्फ नशा करता है ना। मैं बोल रही हूँ तुझे, छोड़ देगा वो नशा। देख बेटा, तेरी खाला का बेटा है, घर उजड़ जाएगा। सब कुछ तेरे हाथ में, मेरी बात मान जा। माँ बेटी दोनों की आंखों में आंसू थे। बेटी माँ को एक तरफ उठाकर वहाँ से चली गई। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। बड़ी बेटी के इनकार के बाद मां ने अपनी छोटी 16 साला बेटी पर अपने भतीजे से शादी पर जोर डालना शुरू कर दिया। ये बेटी जरा फर्मा बरदार किस्म की थी। असगर अली धूप में मजदूरी करता रहा। एक दिन साथी मजदूर ने उसके चेहरे पर कुछ पढ़ लिया था। असगर अली क्या हुआ? क्यों बताओ यार? बहुत परेशान हूँ, घर में सुकून नहीं है। अगर बताओ तो क्या हुआ? क्या बताओ यार, लेकिन जिंदगी अदा करना बहुत समझा कि बच्चों का नाम ला कर छोटे बच्चे। असगर अली ईंटें बनाता जाता था और साथ ही मजदूर को अपने हालात बताता जा रहा था। असगर खुरपी बेलचा लेकर घर में दाखिल हुआ तो देखा कि उसकी बीवी छोटी बेटी अक्सा को आगोश में लिए उसके बाल संवार रही थी। अरे बेटा, जरा अपने बाप को पानी पिला दे।
जी अपा मैं पिलाती सेठ पे पैसे दिए थे, ये रख लो। घर का सौदा लेना, आटा तो खत्म हो गया होगा ना। एक काम करो, पैसे तुम ही रखो और तुम ही ले आओ। ये ले अपा खाने। शाबाश, जीत रे बेटा। देखना अपनी इस बेटी की शादी में कैसे धूमधाम से करता हूँ। नहीं, इसकी क्या जरूरत है? मेरी बहन ने तो जहर देने से ही मना कर दिया। बहन ने मना कर दिया है, मतलब मदिया ने हाँ कर दी क्या? वो तो बदनसीब है, बदतमीज कहीं की। वो क्यों हाँ करेगी? ये है ना मेरी लाडो, ये करेगी मेरी बहन जैसी शादी। नादिया, तुम्हारा वाकई में दिमाग खराब हो गया है। मुझे लगता है तुम्हारी सुनैली बहन ने तुम्हें तावीज़ घोल के चला दिया है। तो इस मासूम की जिंदगी को अपनी जिद की भेंट चढ़ाना चाहती हो? मेरे बेटे नहीं होगा। बेटा, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम उससे शादी करोगे जिससे तुम्हारी बहन ने इनकार किया? हाँ करेगी, क्योंकि ये मेरी बेटी है। तुम खामोश रहो। बेटा, तुम बताओ। पापा मैं क्या करती? मरने की धमकियां दे रही थी अम्मा, मैंने हाँ कर दी। खुशी से अब मुझे कुछ नहीं पता, मैं ट्रेन के नीचे आके मर जाऊंगी। अरे अक्सर रोती हुई वहाँ से भाग गई। मानिक डाइनो, अरे अपनी जिद की खातिर अपनी बच्चियों की जिंदगी को भेंट चढ़ा रही हो। कान खोल के मेरी बात सुन लो। मेरी बेटियां सारी जिंदगी घर में बैठी रहे, तुम्हारी भांजे से मैं शादी नहीं करने दूंगा, समझे? और तुम भी कान खोल के मेरी बात सुन लो। मैं इसकी शादी अपने भांजे से ही करवा के रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है। क्या देखेगी तू? ये देखती हूँ मैं ये देखती हूँ। शौहर ने उसके बाल पकड़कर उसे धक्का देकर गिरा दिया, जिस पर वो बिलबिला उठी। अरे चला लो, देख लो, पिटवा मुझे, तुम लोग मार दो, एक दफा आग लगा दो मुझे। तुम लोग चाहती है यो, चले जाओ यहाँ से। क्या दिमाग खराब करके रखा तूने मेरा? जिंदगी खराब कर दी मेरी। बेटियों ने देखा तो वो भी चीख पड़ी। अब्बा अम्मा खामोश हो जाओ। अच्छा इनसे बोल दे खामोश हो जाए, वरना मैं छत से कूद जाऊंगी। बोल दे इनसे। फिर लड़कियों ने गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया और बाप बाहर निकल गया। जवाब दो, तुम लोग मर जाओ यहाँ से। अल्लाह ही पूछे तुम लोगों को। 4 बेटियों और 1 बेटे का मजदूर बाप अपने रोज रोज के घरेलू झगड़ों से तंग आ चुका था। घर में सब एक दूसरे से अजनबी हो गए थे। माँ बिल्कुल ही खामोश हो गई थी। अगर कोई बात करने की कोशिश करता तो वो उसे काटने को दौड़ती। आंगन में चूल्हा जल रहा था। 17 साल अक्सा चूल्हे में लकड़ियों को आगे पीछे कर रही थी। चूल्हे पर पतीली चढ़ी हुई थी। बाप कमरे से निकलकर आंगन में आया। उसने खामोशी से हालात का जायजा लिया। अरे बेटा, वो तेरी माँ कहाँ गई है? जी अब्बू शायद वो ऊपर लेने गई है। अच्छा, चाय बन गई है क्या? जी अब्बू बस बन गई। बेटा, उससे कितनी बार बोला चूल्हे के पास मत बैठा कर। देख सारा रंग का रसिया हो गया। अरे क्या कर रही है? सारी पतीली जला दी। चलो चाय कप धोकर लेकर आ, खुद बना लूंगी। जाओ यहाँ से। चलो चाय पी के जाना तुम भी। नहीं, मुझे जल्दी काम पे जाना है। तुम हट जाओ, मैं खुद बना लूंगा। एहसान की कोई जरूरत नहीं, बना रही हूँ तो पी के चले जाओ। तो बेटा, मैं काम पे जा रहा हूँ, शाम में जल्दी आना। नहीं पीना चाहे। ठीक दिमाग का आदमी। मदिया अक्सा, गुड़िया आओ अपनी चाय उठाओ और चलो। गुड़िया तुम भी उठाओ अपना कप। शब्बीर ने देखा कि असगर की बीवी जुनूनी हालत में चूल्हे के पास थी। बेटी ने प्यालियां माँ के पास रख दी। माँ ने प्यालियों में चाय उंडेली। शब्बीर ने देखा बेटियों ने आगे बढ़कर अपनी अपनी चाय उठाई और अंदर चले गए। असगर की बीवी भी अपनी चाय लेकर कमरे में चली गई। चाय पीते ही घर में कोहराम मच गया। असगर की बीवी और सारे बच्चे दर्द से किरहाने लगे। असगर की बीवी के होश उड़ गए, लेकिन उसने हिम्मत करके रेस्क्यू 1122 को फोन कर दिया। ये है वो मनाजिर जब रेस्क्यू एहलकार नादिया और उसके बच्चों को अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे। शब्बीर को पता चला है कि चाय जहरीली थी। ये जहर किसने मिलाया था, इसके बारे में कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती। अस्पताल में सबकी जान बचाने की कोशिश की जा रही थी। ये है वो मनाजिर। नादिया ने इल्जाम लगाया कि उसके शौहर ने चाय में जहर मिलाया था। मैं कुड़ी ने क्या 4 पैसा पचा भी लीजिए प्यालियां भी काम कर दे।
ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਪਾਈ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਮਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ असगर की 4 बेटियां, बीवी और 7 साला बेटा जहर खुरानी का शिकार हो गए थे और फिर शब्बीर को यह अनदोहना खबर मिली कि बाप के अलावा पूरा घराना ही मौत के मुंह में चला गया। पुलिस ने नादिया के नजायब बयान की बुनियाद पर उसके शौहर को गिरफ्तार कर लिया था। चाय में जहर किसने मिलाया था, इसके बारे में पुलिस ने जो कुछ तहकीकात की थी वो ये है। एक फैमिली है, उसमें से 5 अफराद जो हैं उनको जहर दी गई है। हमने फिलफोर इस वाक़े पर रिपोर्ट किया। हमने जो भी हमारे जो अफेक्टेड बंदे हैं उनको हमने पहुंचाया है अस्पताल और हम उनकी केयर कर रहे हैं ताकि उनको इलाज दे सकें। उनमें से हम जो 3 बंदे हैं उनकी डेथ हो चुकी है उस फैमिली के और बाकी जो है वो ज़ेरे इलाज है और डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं कि इनको जो है इनका बेहतर से बेहतरीन इलाज जो है वो किया जाए और उसके साथ साथ जो है हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, हमारे जो है वो एसपी साहब और बाकी जो हमारी टीम है वो सारी मौका पर गई है। मैं भी अभी वहाँ से होकर आया हूँ, वो सारी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आया कि इस चीज़ में कौन मुलविस हो सकता है, वो कौन हो सकता है जो इनको दे सकता है। तो ये केस जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो इस इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए जो नाजिया है उसके भाई की मुद्दत में जो शोहर है उसके खिलाफ FIR जो है वो दर्ज कर ली है और जितनी इनमें से 6 में से 5 लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है और 5 डेड बॉडीज का जो है वो पोस्टमार्टम कराया गया है। अब हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। शब्बीर ने इस अंदोहनाक वाक़े पर शदीद तरीन दुख का इजहार किया है। गुर्बत और अफलास एक पूरे घराने को खा गई। बच्चे अपने ख्वाबों समेत हजारों मन मट्टी के नीचे दफन कर दिए गए। जिसने सुना और देखा काफी अफसोस मलने लगा और जिंदगी दोबारा भूल भुलैयों में खो गई। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।